अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोगों का और ईद ज़बरदस्त गुजरी होगी। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं वापस अमेरिका आ गया हूँ, तो काफ़ी मसरूफियत थी रमज़ान के बाद। अब जो है नॉर्मल रूटीन मेरा सेट हो गया, तो इंशाल्लाह ये किस्तें जो है मैं जारी रखूंगा आज से इंशाल्लाह ताला। आज हम बात करेंगे इब्न अल हैथम के बारे में। मैंने पहले भी इनका थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। ये मेरे दूसरे मुसलमान सबसे फेवरेट साइंसदानों में से हैं। सबसे पहले अल ख्वारिज़मी हैं, जिन्होंने अलजबरा इजाद किया था और जीरो का इस्तेमाल करना सिखाया था पूरी दुनिया को। और दूसरे नंबर पर अल हैथम है, और इनके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे इतने ज़्यादा ये पसंद है। इनकी हिस्ट्री काफ़ी सारी है, तो इसमें दो तीन किस्तें तो लगेंगी। और फिर इसके बाद इस दौरान हम उस जमाने के हुक्मरान हैं खलीफा अल हाकिम, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। इब्न अल हैथम जो है ये 10वीं सदी के आखिरी हिस्से में आते हैं। और उस जमाने में बायुद वालों की हुकूमत थी। बायुद ने बगदाद में सन 945 से लेकर सन 1055 तक हुकूमत की। और ये हुकूमत जो है अब्बासिद खिलाफत और सल्जूक खिलाफत के दरमियान वाले सालों में रही। तो अब्बासिद खिलाफत काफ़ी देर तक रही, और फिर बायुद की खिलाफत रही, और फिर उसके बाद सल्जूकियों की खिलाफत रही। ज़्यादातर बायुद की जो हुक्मरानी थी, ये शिया हुक्मरानी थी, शिया स्टेट थी ये। इब्न अल हैथम अल ख्वारिज़मी के हरीफ आप इनको समझ लें कि उसी तरह के चोटी के मैथमेटिशियन, माहिर फल्कियात और साइंसदान माने जाते हैं जैसे अल ख्वारिज़मी का जो रुतबा था। लेकिन ये अल ख्वारिज़मी के फौत होने के तकरीबन 100 साल बाद पैदा हुए। और इन अल ख्वारिज़मी की तरह जो इनसे पहले जो दरियाफ्तें हुई हैं, उनको इन्होंने अपने दरियाफ्तों में शामिल किया। जैसे अल ख्वारिज़मी ने ज़ीरो का इस्तेमाल करना सीखा, लेकिन ज़ीरो हिंदुओं ने पहले दरियाफ्त की, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करना सीखा। इसी तरह अल हैथम ने भी उनसे पहले जो साइंसदान आ चुके थे, उनकी दरियाफ्तों को लेके वो चले, और 200 किताबें इन्होंने लिखी। बहुत सारी किताबें जो हैं वो आज हमारे पास मौजूद नहीं है। कुछ किताबें इनकी, कुछ जिल्दें रोशनी के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, वो बच गई थी, तो उनसे हमें इनके बारे में काफ़ी पता लगता है। इन्होंने ऑप्टिक्स के शोबे में और मैथ्स के शोबे में कैलकुलस की बुनियाद रखी इन्होंने, और ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बाद में बहुत मशहूर यूरोपियन साइंसदान आएंगे, गलीलियो और कोपरनिकस, इनके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ये इस बुनियाद को लेके आगे चलेंगे। इनकी जो दरियाफ्तें हैं, जमीन का ताल्लुक और आसमानी सितारों और सैयारों का क्या आपस में ताल्लुक है, जमीन की शक्ल वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस किस्म की चीजों में काफी इनका हाथ है इब्न अल हैथम का। और इनके बाद कई सौ साल बाद जो साइंसदान आए, उन्होंने इनकी इब्न अल हैथम के की बुनियाद पे अपनी दरियाफ्तें उन्होंने की। रोशनी के किरणों से ये काफी मुतासिर थे, और ये सवाल उठाते थे कि ये रोशनी है क्या चीज। इस सवाल को पहले भी लोगों ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। टॉलेमी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, टॉलेमी कहता था कि रोशनी जो है ये आंख से निकलती है। हम जो किसी चीज को देखते हैं, तो हमारी आंख से रोशनी निकलती है, और वो रोशनी उस चीज को जब लगती है, तो उस वक्त हमें चीज नजर आती है। तो काफी अरसे तक, कई सदियों तक, ये चीज जो थी, इस पे यकीन किया जाता था। तो उस वक्त यूनानी लोग जो है इस किस्म के फलसफे के बारे में और इस ऐसी चीजों के बारे में काफी ख्यालात रखते थे। और इब्न अल हैथम के दिमाग में ये सवाल आता था कि हम बस अंधाधुन जो भी यूनानी कह दें हम उस पर यकीन कर लें। ये कुछ बात जो है वो ये सही नहीं है, हमें कुछ तहकीक करनी चाहिए। तो इस किस्म के सवाल वो उठाते थे, और कहते थे कि ये गलत नहीं है कि हम यूनानी जो फलसफा है और यूनानी जो साइंसदान है, जो उनकी दरियाफ्तें हैं, इनके बारे में हम सवाल करें कि ये कैसे आप साबित कर सकते हैं ये चीजें। मसलन रोशनी जो है वो आंख से निकलती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे।
اچھا، اب ابن الہیثم شروع سے سائنسدان نہیں تھے، ان کے ذہن میں یہ سوال آتے تھے، لیکن یہ سول سرونٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھے. انہوں نے سول سروس کی تعلیم حاصل کی اور بصرہ میں یہ چیف منسٹر تھے بصرہ کے. اس وقت چیف منسٹر آپ سمجھ لیں کہ گورنر اور میئر جو بلدیہ کا جو انچارج ہوتا ہے اس کے درمیان کا ان کو رول ملا ہوا تھا، اور ان کو کافی مذہبی امور پہ بھی فیصلے کرنے پڑتے تھے. لیکن ان کو مزہ نہیں آتا تھا مذہبی امور، خاص طور پہ یہ شوق سے نہیں ان چیزوں میں حصہ لیتے تھے. ان کا دماغ جو تھا وہ سائنس کی طرف جاتا تھا، تو انہوں نے گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دیا اور سائنس کی طرف لگ گئے. اور ان کے سائنس کی بنیاد پہ، میتھ کی بنیاد پہ، فلکیات کی بنیاد پہ ان کی کافی شہرت ہو چکی تھی، اور شہرت کے چرچے بصرہ، بغداد، عراق سے آگے پہنچنا شروع ہو گئے. بغداد کی خلافت اس وقت چھوٹی ہو چکی تھی، وہ اس وجہ سے کہ اسپین میں امیہ خلافت تھی اور شمالی افریقہ میں فاطمید خلافت تھی. تو فاطمید کی خلافت میں اس کا کافی چرچا ہونا شروع ہو گیا، اور فاطمید کی جو دارالخلافہ تھا یہ قاہرہ میں تھا. اس وقت جو خلیفہ تھا فاطمید حکومت کی وہ تھا الحاکم، اور الحاکم 13 سال کی عمر سے حکومت کر رہا تھا، اور یہ چاہتا تھا الحاکم کہ میں دنیا کے ہر مشہور اور شاندار مفکر اور موجد کو قاہرہ بلاؤں، اور قاہرہ کو دنیا کا سب سے بہترین شہر بنانا چاہتا تھا یہ.